यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुई है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं और यूसीसी क्या है और यह संविधान के किस प्रावधान के तहत आता है? लेट्स सी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है और कंकरेंट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट स्टेट कंकरेंट लिस्ट में कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में एक एंट्री है, एंट्री 5, जिसमें मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, विल्स, इंटेस्टेसी, सक्सेशन एक्सेट्रा ये सब टॉपिक्स आते हैं। इसके तहत उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी कानून बनाया है और वो उत्तराखंड में लागू भी हो गया और उसके बाद अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने कानून बनाया है। अब यूसीसी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाया और गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया है, इसके क्या की प्रोविजंस हैं उसमें लेट्स सी। पहले तो कि आपको शादी की एक एज मिनिमम एज मिनिमम एज मतलब निर्धारित की गई है कि लड़के की कम से कम उम्र शादी के लिए 21 साल होनी चाहिए और लड़के की 18 साल होनी चाहिए। और दूसरा कि आपको शादी करने के बाद आपको अपनी शादी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तीसरा, अगर किसी का डाइवोर्स या तिलाक होता है तो तिलाक आपको कोर्ट के थ्रू होना, तिलाक जो है वो कोर्ट के थ्रू होगा, अदालत के थ्रू होगा। अगर आप कोर्ट अदालत से बाहर तिलाक करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ जाएगा। चौथा, कि अगर कोई आदमी अपनी पत्नी के रहते हुए कोई दूसरी शादी करता है तो उसको 7 साल की जेल हो जाएगी। अगर किसी की वाइफ की डेथ हो गई या फिर तिलाक हो गया उस केस में वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन पहली वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। पॉलीगैमी जिसको बहुविवाह कहते हैं, इसको बैन कर दिया गया है। और चौथा प्रावधान ये है कि जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटा और बेटी दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है कि जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटा और बेटी दोनों की बराबर का हिस्सा मिलेगा। और छठा प्रावधान ये है कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनको अपनी लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बस यही 4 टॉपिक्स आते हैं, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन और लिव इन रिलेशनशिप। अब यूसीसी सभी धर्मों पे लागू होगा, हिंदू पे भी लागू होगा, सिख पे भी लागू होगा, क्रिश्चियन पे भी लागू होगा, जैन पे भी लागू होगा, पारसी पे लागू होगा, सभी धर्मों पे लागू होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब पे लागू नहीं होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब में इंडिया की 8.6% पॉपुलेशन आती है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब पे लागू नहीं होगा और शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़कर बाकी सब पे लागू होगा। यूसीसी ये उत्तराखंड ने बनाया और गुजरात ने बनाया। एक स्टेट इंडिया का है जिसमें आज़ादी से पहले से ही यूसीसी लागू है, वो है गोवा। गोवा में जब वो पुर्तगाल की कॉलोनी हुआ करती थी, पुर्तगाल के टाइम से ही गोवा में यूसीसी लागू है। अब गोवा में यूसीसी पहले से, आज़ादी से पहले से ही लागू है। गोवा के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, उत्तराखंड के बाद गुजरात गवर्नमेंट ने यूसीसी बिल पास कर दिया है, ये भी कुछ समय बाद लागू हो जाएगा और दूसरे स्टेट्स में लागू करने की बात की जा रही है। अब यूसीसी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करता है पूरे देश भर में, ये आर्टिकल 4 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करता है। अब जो यूसीसी गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाया है, ये संविधान की कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 5 के तहत मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, विल्स, इंटेस्टेसी, सक्सेशन एक्सेट्रा आता है, उसके तहत बनाया है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है कि किसी टॉपिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया है और दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इस केस में किसका बनाया कानून प्रिवेल करेगा? अगर किसी टॉपिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया और दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया कानून प्रिवेल करता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का बनाया कानून, स्टेट गवर्नमेंट ने उस कानून पर राष्ट्रपति से एसेंट स्वीकृति ले लिया है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट का बनाया कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए कानून पर प्रिवेल करता है। जैसे उत्तराखंड का जो यूसीसी कानून आया वो उस पर मैरिज, डाइवोर्स, इन सब केसेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कानून एग्जिस्ट करता है। तो उत्तराखंड ने अपना यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से स्वीकृति एसेंट ले लिया है, जिसके तहत उत्तराखंड का यूसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए कानून पर प्रिवेल कर गया। अब ये तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैरिज, डाइवोर्स एक्सेट्रा इन सब केसेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बनाए कानून है और स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूसीसी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाया, उन्होंने सेंट्रल राष्ट्रीय स्वीकृति लिया, उस पर प्रिवेल कर गया। लेकिन
बहुत सारे केसेस में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सेकुलर लॉज हैं वो इन मैरिज, डाइवोर्स एक्सेट्रा के केसेस में अप्लाई किया है। जैसे 1986 में सुप्रीम कोर्ट में एक मैरी रॉय केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो त्रावणकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट था, जिसमें क्रिश्चियन महिला को क्रिश्चियन लड़कों के बराबर, बेटी और बेटों को बराबर का हिस्सा नहीं मिलता था, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लागू कर दिया क्रिश्चियन के ऊपर, केरला के क्रिश्चियन के ऊपर, जिसमें अब उनको भी बराबर का हिस्सा मिलेगा, बेटा बेटी दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में शबनम हाशमी केस आया था, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में एडॉप्शन नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भी एडॉप्शन का अधिकार दे दिया कि मतलब मुस्लिम महिलाएं भी अब गोद ले सकती हैं। इसी तरीके से 2024 में ही अब्दुल समद केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस देने की बात कर दी थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर किसी का तिलाक होता है, उस केस में मुस्लिम जो पुरुष होते हैं उनको सिर्फ 3 महीना मेंटेनेंस देना होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इस सेक्शन 125 सीआरपीसी लागू किया है के तहत देने की बात की है, इसमें अब मुस्लिम पुरुष को जब तक कि महिला की दूसरी शादी नहीं हो जाती, अगर वो दूसरी शादी नहीं करती है तो उसको जीवन भर के लिए मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के लिए मुस्लिम महिलाएं भी एलिजिबल हैं। और हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी जन पर पहले से ही सेक्शन 125 सीआरपीसी लागू होता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, क्यों इस पर यूनिफॉर्म टर्म है? इंडिया में अगर आप देखें तो सभी के लिए एक कानून है। अगर आप चोरी करते हैं, हिंदू के लिए भी वही कानून है, मुस्लिम अगर चोरी करता है उसके लिए भी वही कानून है। लेकिन कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो फैमिली से रिलेटेड, जिसको पर्सनल लॉ भी कहते हैं, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, विल, इंटरस्टेट सक्सेशन, जिसमें सबके लिए अलग अलग कानून थे। जैसे हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्रिश्चियन के लिए भी अपना मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत गवर्न होते हैं, पारसी के लिए भी अपना कानून है। इन सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, ये सब जो कानून है, इसमें सबके लिए एक कानून बना दिया गया। लेकिन यह जो लीगल एस्पेक्ट्स है उसी पे कानून बनाया है। जो जैसे शादी करने का मुस्लिम का जो रस्म और रीति रिवाज है, मुस्लिम अपने रस्म रीति रिवाज, निकाह जो करना है निकाह करेंगे। हिंदू की जो रस्म और रीति रिवाज है वो जो 7 फेरा लेते हैं वो अपनी तरह से करेंगे। क्रिश्चियन का जो रस्म है वो भी अपनी रस्म से करेंगे। बस जो लीगल एस्पेक्ट्स है कि शादी करने की एक एज, लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल, एक से ज़्यादा शादी, पॉलीगैमी सभी धर्मों के लिए बैन, डाइवोर्स आपको लेना है तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू लेना है, कोर्ट के बाहर आप डाइवोर्स ले नहीं सकते। इस तरीके से अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रहता है तो उसको अपनी लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर करना पड़ेगा।